ठीक है, ठीक। आ, आज की इस खुसूसी क्लास में एक बार फिर हम प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब को खैर मकदम कहते हैं। शोबे उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका इस्तकबाल है सर। और कल आपने निहायत मुफीद गुफ्तगू की थी उर्दू ड्रामा के फ़न के हवाले से। और आज आपसे गुजारिश है कि उर्दू ड्रामे की रिवायत पर मुख्तसर तौर पर रोशनी डालें। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब, उस्ताद शोबे उर्दू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बेहद शुक्रिया डॉक्टर फिरोज आलम साहब। कल गुफ्तगू हुई ड्रामे के फन के हवाले से, और जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि आज उसकी रवायत के हवाले से गुफ्तगू थोड़ी की जाएगी। और हालांकि रवायत कमोबेश बीसी से हिंदुस्तान में ड्रामे की शुरू होती है, बिफोर क्राइस्ट यानी कब्ल मसीह से। लेकिन उर्दू ड्रामे की रवायत 19वीं सदी के वस्त में शुरू होती है। तो इससे पहले कि हम उर्दू ड्रामे में पर आए, उर्दू ड्रामे के आगाज के हवाले से अगर गुफ्तगू करें, तो उसमें हम देखते हैं कि ड्रामे की रवायत जो है वो अगर आलमी सतह पर भी अगर हम देखते हैं, तो हिंदुस्तान और यूनान में इब्तदाई ड्रामे के नकूश पाए जाते हैं। यूनान और हिंदुस्तान में भी ये बहस तो है कि पहले कहाँ शुरू हुई। अभी तक जो सबूत मिले हैं उसमें कहीं कहीं यूनान हमें दिखाई देता है कि वहां पहले शुरू हुई, और कहीं हिंदुस्तान नजर आता है। गोया कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों जगह कमोबेश एक ही जमाने में 400-500 कबल मसीह के जमाने में ड्रामे की शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर ये रवायत आगे बढ़ी। हिंदुस्तान में संस्कृत में ड्रामे की शुरुआत हुई। और हम सब जानते हैं कि अगर आलमी सतह पर आज भी चंद बेहतरीन ड्रामों की फहरिस्त तैयार की जाती है, तो उसमें शकुंतला एक ड्रामा जरूर रखा जाता है, जो कालिदास का ड्रामा है। जब हम यूनान में ड्रामे की रवायत को देखते हैं, तो वहां दो किस्में ड्रामे की पाई जाती हैं, यानी ट्रेजिडी और कॉमेडी, अलमिया और तरबिया। लेकिन बाद में फिर एक और दोनों को मिला करके एक से किस्म बनाई गई, जिसको अलमा तरबिया कहा जाता है, या अलमिया और तरबिया की मिली जुली शक्ल एक हो, जिसमें अलमिया भी हो, तरबिया भी हो, ट्रेजिक कॉमेडी उसको अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान में कदीम ड्रामे की भी रवायत को हम देखते हैं, तो वहां सिर्फ ये दो रस ही नहीं पाए जाते हैं कि या ट्रेजी है या कॉमेडी है, बल्कि यहाँ हिंदुस्तान में कई तरह के रस रस यानी कि हमारे जो एहसासात हैं उसका इजहार है, वो रस का नाम उसको दिया गया। तो वो तमाम, जैसे खुद शकुंतला को अगर देखें, या वेनी समार को देखें, या इस तरह के दूसरे ड्रामों को अगर हम देखते हैं, तो वहां सिर्फ गम, गुस्सा या प्यार ही नहीं है, बल्कि इंसान के जो जज्बात हैं वो जज्बात के तमाम पहलू वहां मौजूद नजर आते हैं। यही वजह है कि आपको पहले ड्रामे के हवाले से थोड़ी सी तनकीद आपको बुदिका में नजर आ जाएगी, लेकिन जो मुकम्मल सूरत में पूरी दुनिया में ड्रामे के फन पर पहली किताब हमारे सामने आती है, वो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में तमाम रसों के नजरिए को पेश किया गया है, अदाकारी के हवाले से बात की गई है, गोया ड्रामे के फन को पेश करने की कोशिश की है। तो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर ड्रामे के फन पर पहली किताब भरत मुनि की नाट्य शास्त्र है। अब संस्कृत ड्रामे की रवायत बहुत मजबूत थी, और वहां जो चीजें थी वहां तबके की सतह पर भी थी और जबान की सतह पर भी थी। यानी स्टेज पहाड़ों को काट करके ऊंची सतह पर बनाया जाता था, और जो आला तबका के लोग होते थे वो ऊंची सतह पर अदाकारी करते थे, जो निचले तबके के लोग होते थे वो उससे नीचे की सतह पर अदाकारी करते थे। उसी तरह से जबान का मामला था कि आला तबके के लोग संस्कृत बोलते थे, बाकी लोग प्राकृत और अपभ्रंश बोलते थे। जब ये सब चीजें थी, तो ड्रामे, संस्कृत ड्रामे की जब जैसे जैसे हमने तरक्की की, जैसे जैसे हमारा शऊर बालिदा हुआ, तो उस तरह से उन तबकाती चीजों को, उन चीजों को, वो चीजें हमारी समझ में भी आई, और अवाम ने अपना थिएटर इवॉल्व करना शुरू किया। यही वजह है कि हम जो 5वीं 6वीं ईस्वी तक जब हम आते हैं, तो वहां देखते हैं कि संस्कृत ड्रामा मांद पड़ता हुआ शुरू होता है, और उसके बाद लोक रवायत लेना शुरू करती है, जिसको फोक थिएटर हम कहते हैं। और लोक रवायत, हिंदुस्तान चूंकि ऐसा मुल्क है जहां मुख्तलिफ तहजीब, मुख्तलिफ सकाफत, मुख्तलिफ जबान बोलने वाले लोग रहते हैं, हम देखते हैं
कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम जाएं तो वहाँ की तहजीब अलग है, वहाँ की सकाफत अलग है, वहाँ की जबान अलग है, वहाँ का खान पान अलग है, वहाँ का यहाँ तक कि बाज़ सतहों पर लिबास भी अलग अलग नजर आता है। तो वहां लोग अवाम बेदार हुए और अपनी चीजों को अपनी जबान में अपने तौर पर पेश करने की कोशिश की, जिसे हम लोक रवायत कहते हैं। लोकगीत है, लोक नाटक है। अब लोक नाटक में आप देखते हैं कि जैसे भांड है, नकल है, नौटंकी है, रामलीला है, रासलीला है। साउथ की तरफ जाएं तो वहां कुडियट्टम है, विधि नाटकम है, यक्षगाना है। बंगाल की तरफ अगर आप जाएं तो वहां जात्रा है, बिहू है। तो ये तमाम जो फोक थिएटर के असनाफ हैं, और वो अपने अपने तौर पर अपनी जबान में अपनी चीजों को पेश करते हैं। और वहां मजहबी चीजें भी हैं, सकाफती चीजें भी हैं, और समाजी चीजें भी वहां मौजूद हैं उन ड्रामों में। और वो ड्रामा जिस तरह से बातकल्लुफ जैसे स्टेज पोर्सनियम को हम देखते हैं, वहां बेतकल्लुफ ड्रामा नजर आता है। और वहां बेतकल्लुफी इस तरह से कि वहां आप, चूंकि खवातीन औरतें स्टेज पर नहीं आती थी, वो ड्रामा नहीं करती थी, तो वो दाढ़ी मूछ रखे हुए आप औरतों के किरदार अदा कर लेते थे। सिर्फ साड़ी पहन लिया या औरतों के लिबास पहन लिया, वो हो गया। आप हुक्का पीते हुए आके धुआं फेंकते हुए आप मकालमा अदा कर रहे हैं, पान खाते हुए आप ड्रामा कर रहे हैं, साथ में पान की पीक भी थूक रहे हैं आप। हाँ। तो इस तरह से बेतकल्लुफी थी। और अवाम, नाजरीन थोड़ा सा ज्यादा में उदार हो गई थी कि चीजों को एक्सेप्ट भी कर रहे थे उन चीजों को। उनका जहन बहुत बालिदा हो चुका था कि नहीं, ये है, ऐसा ही है। वो जो तमाम लोक रवायत का जमाना था, उसी जमाने में मजहबी चीजें भी थी, सकाफती चीजें भी थी, और समाजी चीजें भी थी। तो उर्दू में जब हम ड्रामे की रवायत पर नजर डालते हैं, तो ये फोक थिएटर हमारे सामने नजर आता है। और उसी फोक रवायतों को मद्देनजर रखते हुए पहले पहल वाजिद अली शाह ने अपनी मसनवियों को अपने उन रक्स और मौसीकी के जरिए मसनवी के कुछ हिस्सों को स्टेज पर पेश किया। हम सब जानते हैं कि वाजिद अली शाह मौसीकी के, रक्स के रसिया थे। और बाजाब्ता उनके यहाँ आज भी अगर हम जब लखनऊ जाते हैं तो वहाँ किले में, लखनऊ में एक है जिसको रक्स मंजिल मंजिल कहते हैं, या नाच घर जिसको हम ये कहें, कि वो वहां मौजूद है, जहाँ वो रक्कासाएं मौजूद रहती थी। लखनऊ की तहजीब से हम सब वाकिफ हैं, पुरानी तहजीब जो थी, कि वहां बहुत सारे कोठे थे। और कोठे का मतलब वो जिस्म फरोशी का अड्डा नहीं था, बल्कि रक्स फरूद की महफिल आरास्ता की जाती थी। और नवाब भी कहते थे, सकाफती समाजी तौर पर भी ये कहा जाता था कि अगर अपने बच्चों को तहजीब सिखानी है या तहजीब सीखना है तो उन कोठों पर भेजिए। यानी वो रक्कासाएं थी, वो नशिस्त बर्खास्त सिखाती थी, वो गाना बजाना सिखाती थी। वो जिस्म फरोशी का अड्डा उस तरह से नहीं हुआ करता था जो अब कोठे का मतलब हो गया है। तो वो जो रक्स सुरूद की महफिल आरास्ता होती थी, उसको इस्तेमाल करते हुए वाजिद अली शाह ने पहले पहल अपनी मसनवियों के कुछ हिस्सों को पेश किया। और उसके बाद उन्होंने फिर रहस पेश किया। और बहुत बाद में जिसको उर्दू का पहला ड्रामा नहीं कहा जाता, राधा कन्हैया का किस्सा पेश किया, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। तो गोया के रक्स महफिल की जो महफिलें आरास्ता हुआ करती थी लखनऊ में, उन महफिलों ने उर्दू ड्रामे की इब्तदा में बहुत अहम किरदार अदा किया। वाजिद अली शाह ने जैसे पहले रहस के खेला और वो मसनवियों को पेश किया। उसके बाद हम देखते हैं कि अमानत लखनवी का ड्रामा इंदर सभा हमारे सामने आता है। बाज लोगों का, बाज मुहक्किकीन का ये भी कहना है कि वो महल में जा करके और अक्सर फरूद की वो महफिलें या वो ड्रामा अमानत देखा करते थे। उससे इंस्पायर होकर के उन्होंने इंदिर सभा लिखा है। लेकिन ऐसी कोई बाजाब्ता सबूत ऐसा नहीं मिलता है कि अमानत का गुजर वहां होता था। वो चूंकि खास महफिलें होती थी, अवाम का दखल वहां नहीं होता था। सिर्फ वो दरबारी होते थे, या नवाब होते थे, या उनके आसपास के लोग वहां हुआ करते थे। फिर हम जब देखते हैं इस किस्से को, अमानत के लखनवी के इंदर सभा को, तो वहां हम देखते हैं कि उससे पहले जो मसनवियां लिखी जा चुकी थी लखनऊ में, खासकर सहरुल बयान और गुलजार नसीम, वो किस्सा या उसका प्लॉट सीधे सीधे वहां से लिया गया है। वही परियां हैं, वही रक्स सुरूद की महफिल आरास्ता की गई है, वही किस्सा है गुलफाम के कैद होने का, गुलफाम के कैद किए जाने का। हाँ, वहां पर जो राजा पेश किया गया है, बाज लोगों का ये कहना है कि वो राजा वाजिद अली शाह है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाजिद अली शाह को राजा के तौर पर पेश किया गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंदर शाह जब पेश किया गया तो वाजिद अली शाह ने राजा का किरदार अदा किया था। ये भी गलत है, नहीं है ऐसा। ये तो अमानत लखनवी का जो ड्रामा है, इंदर सभा, वो पहला मुकम्मल
हूं मैं, उर्दू ड्रामा है जिसे 1852-53 के आसपास में लिखा गया और 53-54 में खेला गया वो। मुकम्मल ड्रामा पहला इसलिए कह रहा हूँ। और वाजिद अली शाह के ड्रामे को मसूद हसन रिजवी अदीब ने पहला ड्रामा निगार वाजिद अली शाह को कहा है, और शाह को पहला उर्दू ड्रामा कहा है। जो वजह की ये है कि नेवी ने जब ये ड्रामा खेला, मैं मैं अभी आता हूँ 2-4 मिनट में। इंदर सभा जब पहली बार खेला गया तो वो अवाम के दरमियान खेला गया, और वहां जो है अवाम, इस ड्रामे का नाम ही इंदर सभा पड़ गया। कहीं कोई भी ड्रामा खेला जाता तो ये कहा जाता कि वहां इंदर सभा खेला जा रहा है। यही वजह है कि उस जमाने के जो भी ड्रामे हैं उनमें से ज्यादातर ड्रामों का नाम इंदर सभा मिलता है हमें, जिसमें बाद में मुहक्किकीन ने उन ड्रामों के थीम, उनके प्लॉट और उसकी मुनासबत से उन ड्रामों का नाम दिया, दूसरा नाम दिया, या फिर मुसन्निफ का नाम, उस ड्रामा निगार का नाम उसमें जोड़ दिया। जैसे हम कहते हैं इंदर सभा अमानत, इंदर सभा मदारी लाल, या ड्रामा है जश्न परिस्तान, बज़्म सुलेमान। तो ये ड्रामे उस जमाने के इंदर सभा है, और उसकी धूम पूरे लखनऊ के कुर्बो जवार में थी। जब लखनऊ के कुर्ब जवार में ड्रामे ने धूम मचाई तो बंगाल बंगाल एक ऐसा मरकज है जहां 1784-85 में ड्रामे खेले गए, बांग्ला में ड्रामे खेले गए। और 19वीं सदी आते आते न सिर्फ ये कि अंग्रेजी से बांग्ला में तर्जुमा हुए ड्रामे, बल्कि बांग्ला से अंग्रेजी में तर्जुमा हुए ड्रामे। एक वहां लेबेदेव ने सबसे पहले ड्रामा पेश की, लेबेदेव कह रहा हूँ, हाँ लेबेदेव ने सबसे पहले वहां एक ड्रामा पेश किया था, जो बाद में तरक्की किया। तो ड्रामा इतना तरक्की कर चुका था कि बंगाल के रऊसा के बारे में हम जानते हैं कि वहाँ रक्स और सुरूद की महफिल आरास्ता होती है। और बंगाली कल्चर में, बंगाली इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये है कि वो अपने बच्चों को रक्स और गाना जरूर सिखाते हैं। उस वक्त जो रहूसा थे उनके बड़े मकान हुआ करते थे, उनके घरों में ही एक बड़ा सा कमरा हुआ करता था जिसको आप हॉल कह सकते हैं, और छोटा स्टेज उस पर होता था जहां उनके बच्चों की तरबियत होती थी रक्स और मौसीकी की। और उनको नाच घर वो कहते थे, या उनको वो बंगाल में ये कहते थे। तो जब ड्रामा उर्दू में इमानत का ड्रामा या सभा यहाँ मकबूल हुआ, तो उस जमाने में कलकत्ता मरकज नहीं हुआ करता था, बल्कि ढाका मरकज हुआ करता था। तो ढाका तक उसकी शोहरत पहुंची, और ढाका के नवाबों ने वो नाच घर जो थे वो ड्रामों की पेशकश के लिए वो कहा कि चलिए आप यहाँ ड्रामा खेल लीजिए। तो उस तरह का तरक्की याफ्ता स्टेज नहीं था या आज का जैसा स्टेज। तो वो ड्रामे नाच घर में खेले गए, और पहले तो इंदर सभा ही खेले गए, लेकिन बाद में दूसरे ड्रामा निगार उर्दू में भी आए, और उन्होंने उन ड्रामों को उस नाच घर में पेश किया। पहले इंदर सभा, और बाद में एक उसी तर्ज का एक ड्रामा नागर सभा खेला गया। नवाब अली नफीस कानपुरी ने वो ड्रामा लिखा। और उसके बाद दूसरे बहुत से ड्रामे बंगाल में खेले गए, जैसे बीमार बुलबुल है, या दूसरे और ड्रामे हैं। बंगाल में ड्रामा न सिर्फ ये कि खेले गए, बल्कि वहां कंपनियां कायम की गई। उन कंपनियों पर बात करने से पहले और ड्रामे बंगाल में गए से पहले, अब मैं फिर लौट के आता हूँ वाजिद अली शाह की तरफ, कि ये कहा जाता है कि वाजिद अली शाह उर्दू के पहले ड्रामा निगार हैं। तो लखनऊ में उन्होंने अपनी मसनवियों के कुछ हिस्सों को और रहस तो खेला था, लेकिन मुकम्मल सूरत में कोई ड्रामा नहीं खेल पाए थे वो। हम सब जानते हैं कि 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को माजूल करके कलकत्ता के एक इलाका भुज में एक तरह से नजरबंद कर दिया गया, और वहां उनको कुछ वजीफा मुकर्रर कर दिया गया कि साल को आप इतना, साल में इतना वजीफा आपको दिया जाएगा। वाजिद अली शाह का शौक क्योंकि लखनऊ में था, तो वो शौक वहां भी रहा, और उन्होंने वहां नए सिरे से जो राधा कहे या किस्सा उन्होंने नामुकम्मल लिखा था उसे वहां मुकम्मल किया, और वहां उन्होंने उसे पेश किया। और वहां पेश करते हुए वाजिद अली शाह की एक किताब है, जो जैसे नाटक भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, वैसे वाजिद अली शाह ने एक रक्स मौसीकी के हवाले से, ड्रामे के हवाले से एक किताब लिखी जिसका नाम है बनी। उस बनी में वाजिद अली शाह ने खुद लिखा है कि मैं ये किस्सा मुकम्मल यहाँ कर रहा हूँ, और मुझे जो सहूलत वहां मैसर थी लखनऊ में वो सहूलत यहाँ मैसर नहीं है, लेकिन जो कुछ मुझसे हो सका है उसको सामने रखते हुए इस ड्रामे को मुकम्मल सूरत में मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ।
अब वो ड्रामा मुकम्मल सूरत में, एक तो वाजिद अली शाह का खुद ये कौल, दूसरे जो मसूद हसन रिजवी अदीब ने जिस किस्से को एडिट किया है बाद में, जो आखिरी शक्ल हमारे सामने मौजूद है रज़ाकरन किस्सा का, उसमें हम देखते हैं तो उसमें बहुत से जेवरात का जिक्र है जो बंगाल के जेवरात हैं। उसमें खुद डायरेक्शंस में ये लिखा हुआ है कि ये जो परियां हैं वो घूंघट, ये जो किरदार है वो घूंघट बंगाली हुए स्टेज पर आती है। या फिर जो पहला किस्सा है उसमें जो किरदार है और जो मुकम्मल सूरत में किस्सा है जो किरदार है, दोनों में फर्क पाया जाता है। तो इस और खुद वाजिद ये मसलन रजी अदीब भी लिखते हैं कि ये गुज़िश्ता 12-14 साल से खेला जा रहा है, और जिस जमाने में ये तहरीर लिखी गई उससे 12-14 साल 13 साल अगर हम देखते हैं तो वो मटिया बुरुज का ही जमाना है। दूसरी चीज इससे ये भी साबित होता है, इससे भी साबित होता है कि वाजिद अली शाह का वो किस्सा जो है लखनऊ में नहीं खेला गया, कि अगर वो 12-13 साल लिख रहे हैं तो मसूद अजहर रिजवी अदीब ने ये क्यों नहीं लिखा कि ये उनकी वली अहदी के जमाने से खेला जा रहा है, ये 12-13 साल की तख्तीस क्यों है। ये कह सकते थे कि जब वो नवाब थे वहां उस जमाने से खेला गया, जब वलीअहद थे उस जमाने से खेला जा रहा है ये। जिससे ये साबित होता है कि ये जो मुकम्मल किस्सा है वो लखनऊ के बजाय मटिया बुरुज में मुकम्मल सूरत में खेला गया, उनका वो शौक रहा। ये एक तहकीक की बात है। अब फिर से हम ढाका की तरफ लौटते हैं कि ढाका में जो ड्रामे खेले जा रहे थे वहां बहुत सी कंपनियां भी कायम होने लगी, और बहुत से लोग कानपुर से, मतलब खुद कलकत्ते के जो लोग थे या दूसरी जगह से लोग वहां आए और उन कंपनियों में मुलाजिम हुए, और वो कंपनियां अलग अलग सूरतों में ड्रामे पेश किए उन्होंने, और खूब पेश किए। बंगाल के चैप्टर जो है जनरली तारीख की किताबों में मौजूद नहीं है, इस पर मैं फोकस इसलिए डाल रहा हूँ कि वो हमारा एक तरह से तारीख है, अभी तक तारीख जो लिखा गया उसमें अभी तक इस तरह से इसकी तफसील मौजूद नहीं है। इसका कंट्रीब्यूशन बंगाल का ये है तारीख में, हमारे तो उर्दू ड्रामे की तारीख में, कि पहली बार स्टेज पर खातून जो है वो ढाका में आई। औरत का किरदार अब से पहले नौजवान लड़के अदा किया करते थे। पहली बार थिएटर बंगाल में में खातून स्टेज पर आई, और उर्दू में भी पहली बार बंगाल में खातून स्टेज पर आई। बंगाल ढाका में एक जगह है सांची बंदर लेन, वहां जैसे लखनऊ में की तहजीब थी, वहां कोठे थे, वहां मुगन्नियां थी, वहां रक्कासाएं थी, वैसे ही ढाका में भी थे। और ढाका में सांची बंदर लेन जो जगह है वहां उन रक्कासाओं ने, उन मुगन्नियों ने स्टेज पर उनसे मदद ली गई, और उन्होंने खातून का किरदार, औरत का किरदार, निस्वानी किरदार उन ड्रामों में अदा किया। बाज तहरीरों में यह भी मिलता है कहीं कहीं कि खवातीन ने मर्दों के किरदार अदा किया, यानी मर्द को अदाकार उतने नहीं मिल पाए उनको, तो खातून से मर्दों के किरदार अदा करवाए गए। एक तो ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस चैप्टर का। दूसरा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि अभी तक जो हम इंदर सभा देखते हैं या उसकी रवायत को हम देखते हैं, तो वहां माफाकुल फित्री अनासिर हमें नजर आते हैं। वहां हमें वो आम इंसान किरदार के तौर पर नजर नहीं आता है, यानी वहां परियां हैं, देव है, राजा है। तो ये है किरदार के तौर। बंगाल में जो ड्रामा खेला गया नागर सभा, जो इंदर सभा के तर्ज पर ही लिखा गया ड्रामा था, उसमें पहली बार आम इंसान को किरदार के तौर पर पेश किया, यानी एक सपेरा और एक सपेरन, इन दोनों के इश्क की दास्तान है उसमें। ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आम इंसान को पहली बार उर्दू ड्रामे में ढाका में लाया गया। तीसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि अभी तक इंद्र सभाएं हम देखते हैं वो मंजूम ड्रामे हैं, लेकिन पहली बार नस्र में बीमार बुलबुल ड्रामा लिखा गया, नवाबी दरबार ड्रामा लिखा गया। और चौथा बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि पहली बार ट्रायंगुलर इश्क जो है वो बंगाल में के ड्रामे में बीमार बुलबुल में दिखाया गया, कि एक माशूक है और उसके दो आशिक हैं, उन दोनों के बीच टकराव होता है और आखिर में एक को उसका माशूक मिलता है, दूसरे को नाकाम मिलती है। तो ये कंट्रीब्यूशन बंगाल का है जो उर्दू ड्रामे में पहले वहां से आया, और बहुत सारी कंपनियां बनी। कलीम सफरानी ने अपनी एक मजमून में लिखा है कि बंगाल में जो कंपनियां थी, कलीम सफरानी ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उन्होंने काफी काम किया है बंगाल में ड्रामे के हवाले से। उनका एक मजमून है, उस मजमून में उन्होंने लिखा है
कि जब बंगाल में बहुत सारी कंपनियां कायम हुई, तो जब कंपनियां कायम हुई तो एक दूसरे से टकराव भी हुआ, चपकलिश भी हुई, और उस टकराव और चपकलिश में यह हुआ कि कंपनियां बंद होनी शुरू हो गई, टूटनी शुरू हो गई। और जब वहां कंपनियां बंद होने लगी, टूटने लगी, तो वहां के ड्रामा निगार और फनकार मुंबई की तरफ कूच किए, क्योंकि वहां पारसी थिएटर का उरूज हो रहा था। पारसी थिएटर मंजर आम पर आ रहा था, लेकिन अभी पारसी थिएटर को वो पहचान नहीं मिली थी जो ढाका से जब लोग मुंतकिल हुए, वो मुंशी जब वहां आए, उसके बाद जो पहचान मिली। तो गोया वो ये कहते हैं कि अगर ढाका में इन कंपनियों को का जवाल ना होता, तो कौन जाने पारसी थिएटर की सूरत हाल क्या होती। थिएटर का एक तरह से उरूज वहां के बाद है। और अब बात पर नजर डालते हैं तो पारसी थिएटर को देखते हैं, तो पारसी थिएटर का मकसद तिजारत था, खालिश तिजारत, यानी वहां नफा और नुकसान का मामला था। अब तक तिजारत सामने नहीं आया था बंगाल में, वो तिजारत सिर्फ सामने आया जब कंपनियां बनी। इंद्र सभा की रवायत जब थी तो तिजारत सामने नहीं था। तो एक तरह से ढाका में जो कंपनियां थी उन्होंने उसी तर्ज पर बंगाल पारसी थिएटर का कायम होना शुरू किया, और नफा नुकसान था। और जितने उस दौर के ड्रामे थीम को अगर आप देखें तो आप यही पाएंगे कि सच्चाई और झूठ के बीच टकराव, नेकी और बदी के बीच टकराव, सच और झूठ के बीच टकराव, उस टकराव पर ही वो पूरा ड्रामा, पूरी थिएटर कंपनी मौजूद है। और उसमें हमेशा नेकी की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। यानी वो एक तरह से बंधा टका थीम है कि जैसे हम इब्तदाई फिल्मों को या 60s 70s तक की फिल्मों को अगर हम देखते हैं तो हमें यही नजर आता है कि एक हीरो है, एक हीरोइन है और एक विलन है। हीरो हीरोइन के बीच पहले टकराव होगा, फिर बाद में दोस्ती हो जाएगी और बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो है वो विलन विलन वो भाई की शक्ल में हो, वो बाप की शक्ल में हो, वो रकीब की शक्ल में हो, वो होगा। और फिर आखिर में विलन की हार होगी और हीरो हीरोइन या तो एक दूसरे से मिल जाएंगे या दोनों की मात वाफा हो जाएगी। ये पूरा जो है, तो पार्टी थिएटर का भी यही था। और तिजारत चूंकि मकसद था, तो एक तो थीम फिक्स थे उसके, दूसरे चूंकि रक्सो सुरूद की महफिल का मामला था तो ज्यादा मंजूम ड्रामे थे, वो ज्यादा गीत उसमें होते थे, 40 40 50 50 गीत होते थे, मंजूम मकाल में हुआ करते थे। और साथ ही साथ वहां जो है कि चूंकि नाजरीन को मतलब अव्वलियत हासिल थी और नाजरीन को खुश करना मकसद था, तो कभी कभी ये भी होता था कि नाजरीन जो है अगर कोई मंजर बहुत अच्छा पसंद आया तो उसको दोबारा भी पेश करवाते थे वो उनकी डिमांड पर। जैसे मुशायरों में हम ये कहते हैं कि फिर से पढ़िए और मुकर्रर और दोबारा पढ़िए, वैसे वहां ये होता था कि नाजरीन के असरार पर किसी मंजर को दोबारा भी पेश किया जाता था। यहाँ तक कि वो मंजर के किरदार, अगर कोई किरदार अदा कर रहा है और वो मर गया और बहुत अच्छे से मरा, तो नाजरीन फिर शोर मचाते थे कि नहीं फिर से इसको दिखाइए, तो वो मरा हुआ किरदार फिर से उठता था और फिर से वो मरने की अदाकारी किया करता था। मुख्तलिफ तरह के करतब दिखाए जाते थे कि कभी ऊपर से अदाकार को नीचे कूदवा दिया, कभी साइड से आ गए, ताकि उनके नाजरीन जो है बहुत खुश हो और उनको वो थिएटर हॉल में या उस जहाँ ड्रामा खेला जा रहा है वहां ज्यादा ज्यादा तादाद में आ सके। और इब्तदाई थिएटर पूरा हम पारसी थिएटर को देखते हैं तो वो ये नहीं यही नजर आता है। लेकिन जैसे ही पारसी थिएटर में आगा हशर की आमद होती है, वहां से पारसी थिएटर का रवैया भी बदलता हुआ नजर आता है। और वहां हम देखते हैं कि अब बजाय इसके कि एक बंधा टका जो थीम है, उसमें हमारा समाज भी दिखता है। और खुद आगा हसन ने लिखा है कि मुझे अपने ड्रामों को समाज और अदब की तरफ लाने के लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। और वो पूरा जमाना आगा हसन का जमाना देखें अगर आप, तो उस जमाने में पहली जंग अजीम हो चुकी, रशियन रिवोल्यूशन हो चुका, जंग आजादी शुरू हो चुकी हिंदुस्तान में, यहाँ अफरा तफरी का पूरा माहौल शुरू हो चुका, गांधी की आमद हो चुकी। ये जो पूरा आगा हश्र का दौर है, वो उनके उन ड्रामों में वो दौर साफ साफ दिखाई देता है। फिर आगा हश्र ने उन समाजी बुराइयों की तरफ निशानदेही शुरू की, शराब के खिलाफ, कोठे पर जाकर के जिसमें फरोशी के लिए जो कोठा तैयार होने लगा, वहां जो मर जाते थे उसके खिलाफ, शराब नोशी के खिलाफ, औरतों पर मजालिम के खिलाफ,
जंग आजादी में जो बरतानी हुकूमत जुल्म कर रही है उसके खिलाफ हिंदुस्तानी नौजवानों को, हिंदुस्तान में जंग आजादी के जो मतवाले हैं उनके खून में रवानी दौड़ में गर्मजोशी जोशी पैदा करने के लिए ये तमाम चीजें आगा हाशिर के उन ड्रामों में नजर आते हैं। और अब सिर्फ वो इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि समाज, मुल्क में जंग आजादी की नुमाइंदगी और बरतानवी हुकूमत के खिलाफ भी आवाज बुलंद करता हुआ ड्रामा नजर आता है। ये पार्टी थिएटर का एक ये है, क्योंकि वक्त कम है इसलिए थोड़ा तेज मैं चल रहा हूँ, आधे घंटे हो गए अभी हम पार्टी थिएटर तक ही है। तो वहां जब हम देखते हैं तो पार्टी थिएटर का मोटो था इंटरटेनमेंट, पैसा कमाना, उसके लिए वो कुछ भी करते थे। इसलिए उसके थीम जो है वो बंदे टके होते थे, प्रेजेंटेशन में अलग अलग तजर्बे करते थे ताकि नाजरीन खुश हो, और एक्सपेरिमेंट जो उनका था जो बाद में थिएटर को काम आया। और उसका जवाल इसलिए आया कि दूसरा इंटरटेनमेंट का जरिया हमारे सामने आ गया सिनेमा की शक्ल में। और सिनेमा की शक्ल में जैसे ही आया तो हम लोगों ने अक्सर एक जुमला सुना है कि एक टिकट पर दो खेल, यानी उस जमाने में थिएटर के लिए टिकट बेचा जाता था और थिएटर दिखाने से पहले सिनेमा दिखाया जाता था। छोटे छोटे जो सिनेमा होते थे तो वो सिनेमा दिखाया जाता था, और उस तरह से चस्का लगाया गया नाजरीन को कि सिनेमा का चस्का लगा। और जैसे ही सिनेमा का चस्का लगना शुरू हुआ तो थिएटर का, पार्टी थिएटर का, इंटरटेनमेंट का उसका जवाल तो हुआ, लेकिन से हुई एक्चुअल जो समाजी थिएटर जिसको हम कह रहे हैं उसकी शुरुआत वहीं से हुई। अदबी थिएटर की उसकी शुरुआत वहीं से हुई, बामानी थिएटर की शुरुआत वहीं से हुई, यानी आगा हशर ने इसकी बुनियाद डाल दी थी। तो इस तरह से हम जब देखें तो ये चीजें हमें वहां नजर आती है, उस थिएटर में, पारसी थिएटर में नजर आती है। इसलिए थिएटर का इन्वॉल्व हुआ तो बामानी थिएटर शुरू हुआ कि आप देखें कि 30 के बाद जो है उसका जो ड्रामे का जो है सो पारसी थिएटर ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ नजर आता है। और 36 में हमारी तरक्की पसंद तहरीक शुरू होती है, और 36 में तरक्की पसंद तहरीक शुरू होती है, और 1942 में आईपीटीए यानी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का कायम अमल में आता है। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन जो है वो बम्बई में कायम होता है, अनिल डी सल्वा कायम करते हैं, और 1942 में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस होती है, और जिसमें ड्रामा खेला जाता है ये किसका खून है, यानी सरदार जाफरी का ड्रामा खेला जाता है, ये किसका खून है की हिदायत में। और इसका एक मंशूर बनाया जाता है बाज़ाब्ता, जिसमें यह है कि हम अवामी चीजों को तरजीह देंगे, अपनी लोक रवायत, लोक गीत को तरजीह देंगे, और हम जंग आजादी में हिस्सा लेंगे, अपने समाज को बनाएंगे। और उस मंशूर के तहत जो ड्रामे खेले गए, जो लिखे गए, वो उस वक्त जंग आजादी में भी हिस्सा लिया, और थिएटर को, अपनी लोक रवायत को अलग अलग जबानों में, मेन तो उसका हिंदुस्तानी जबान थी, लेकिन दूसरी जबानों में भी अलग अलग रियासतों में इसकी बहुत सारी यूनिट कायम हुई। और उन्होंने अपनी लोक रवायत को, कि जहाँ जातरा है, जहाँ जिदटकम है, जहाँ कुटियटम है, जहाँ छाव है, जहाँ नकल है, जहाँ भांड है, इन चीजों को लेकर के उन्होंने पेश किया, और लोक गीत को भी पेश किया। इसमें इब्ता के इसमें अगर हम देखते हैं तो वहां मखदूम के गीत, सरदार के गीत, कैफी के गीत, उस तरह के गीत हमें के कहत के खिलाफ जो गीत है, उसके जो ड्रामे है, वो सब खेले जाते हैं। तो अगर हम इब्ता के इब्तदाई ड्रामों को भी अगर हम देखते हैं तो वहां हमें नजर आता है कि किस तरह से उन्होंने हिंदुस्तानी समाज को और ड्रामे को आगे बढ़ाया, जंग आजादी में हिस्सा लिया। तो 1942 में ही ये किसका खून है पेश किया गया। फिर 1944 में जो है ख्वाजा अहमद अब्बास का ड्रामा जुबैदा पेश किया गया, जिसे बलराज सहनी ने की हिदायत में पेश किया गया। उसके बाद कि मैं कौन हूँ, ख्वाजा अहमद अब्बास का ही ड्रामा है जो 1947 में पेश किया गया। उस दौर को देख लीजिए, आज़ादी को देख लीजिए, और उसमें उन ड्रामों की थीम को देख लीजिए। फिर जादू की कुर्सी बलराज सहनी का लिखा हुआ ड्रामा जो है मोहन सैगल ने हिदायत की थी, उसको 48 में पेश किया गया। भूतगाड़ी भीषण साहनी का ड्रामा है, भीषण साहनी ख्वाजा अहमद अब्बास ने मिलकर लिखा था, उसे पेश किया गया 48 में। फिर धानी बांके, इसमें चुगताई का बहुत अच्छा ड्रामा है, वो आज़ादी के बाद जो है वो 1948 में फौरन पेश किया गया। उस वक्त जो फसादात थे, उस वक्त जो हम एक दूसरे से बटे हुए थे, उन चीजों की अक्कासी इस ड्रामे में की गई है। या फिर सड़क के किनारे में सौमित्र आदिल का ड्रामा है, 48 में पेश किया गया। एक झाड़ू कृष्णचंद्र का ड्रामा है जिसे हबीब तनवीर ने हिदायत की, वो पेश किया गया। दंगा या जालीदार पर्दे हबीब तनवीर ने लिखा था। सूरज, रोटियां, आखिरी शमा कैफी आजमी ने लिखा था, जो सच्चू ने डायरेक्ट किया था, उर्दू के हवाले से चीजें थी। या सरस्वत दयाल का ड्रामा बकरी, या मोटे राम का सत्याग्रह हबीब तनवीर का ड्रामा 1992 तक। वो देखते हैं कि तक इन ड्रामों को अगर आप देखें तो न सिर्फ ये कि उर्दू ड्रामे की रवायत, बामानी ड्रामे की रवायत हमें सामने आती है, बल्कि हिंदुस्तानी समाज
और हमारी अक्कासी वहां नजर आती है, हमारी फिक्र वहां देखने को मिलती है। तो इब्ता ने इस तरह से काम किया। उसी जमाने में देखें कि इब्ता का मंशूर था और मतलब क्रिश्चन तहरीक का अपना मंशूर था, तो जिसने बहुत फायदा पहुंचाया। तो बाज औकात कुछ बड़े लोग जो अच्छे लोग थे वो इनसे वाबस्ता नहीं हुए, या वाबस्ता इब्तदाई जमाने में हुए तो वो फिर इससे अलग हो गए। जैसे उत्पल दत्त हैं या और दूसरे बहुत से ऐसे लोग थे जो इब्ता में शामिल हुए लेकिन बाद में अलग हो गए। वैसे ही एक बहुत अहम फनकार पृथ्वीराज कपूर थे। पृथ्वीराज कपूर को हम फिल्म की हैसियत से तो जानते हैं, बहुत जानते हैं और खूब लिखा गया है उस पर, लेकिन उर्दू ड्रामे के वो मतवाले थे और उर्दू ड्रामे में जो उसका कंट्रीब्यूशन है उस पर तवज्जो नहीं दी गई है और उस पर नहीं लिखा गया है। पृथ्वीराज कपूर ने 1944 में इब्ता छोड़ करके अपना एक थिएटर कायम किया जिसका नाम पृथ्वी थिएटर रखा उन्होंने। अब पृथ्वी थिएटर बिल्कुल पारसी थिएटर कंपनियों की तरह थी कि वो पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करती थी और अपने ड्रामे पेश करती थी। उन्होंने सिर्फ 8 ड्रामे पेश किए, और उन 8 ड्रामे को अगर हम सामने रखें तो 1944 से लेकर के 1956 तक की हिंदुस्तान की पूरी तारीख वहां मौजूद है, पूरी तारीख मौजूद है वहां। कि 1900 पहले उन्होंने 44 में जो है शकुंतला जो कालिदास का ड्रामा है उसको पेश किया, जो नारायण प्रसाद बेताब का तर्जुमा किया हुआ था। लेकिन उसके बाद उनको भी समझ में आया कि हम क्लासिकल के बजाय अभी के दौर को, अपने समाज को हम वहां समेटे, अपने दौर को समेटे, उसकी तारीफ को मतलब करें एक तरह से हम। तो पृथ्वीराज कपूर और इंद्रराज आनंद ने मिल करके 1945 में एक ड्रामा लिखा जिसका नाम दीवार रखा। देख लीजिए 1945 में ड्रामा दीवार खेल रहे हैं और उसमें एक ऐसे फैमिली, एक ऐसे घर की कहानी को पेश की गई है जहां 2 भाई हैं और उन 2 भाइयों के बीच एक अंग्रेज उसको दोनों के बीच लड़वाते हैं उसको, और ऐसी नौबत आती है कि एक घर के आंगन में बीच में दीवार खड़ी कर दी जाती है। 1945 में यह ड्रामा पेश किया गया और 1947 में हमारे दरमियान दीवार खड़ी हुई है। कि किस तरह से साजिशें हो रही थी, किस तरह से चीजें हो रही थी, पृथ्वीराज कपूर ने पहले देख लिया था। और ये घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में घूमकर ड्रामे पेश करते थे। उसके 712 शो किए थे उन्होंने दीवार के, उस जमाने में, जिस जमाने में सफर भी बहुत आसान नहीं हुआ था। उसके बाद तीसरा ड्रामा उनका है पठान, जो लालचंद बिस्मिल पेशावरी के ने लिखा था, पृथ्वीराज कपूर ने हिदायत की थी, 1947 में पेश किया गया और इसके भी 558 शो हुए। फिर 1948 में जब मुल्क तकसीम हो गया, हम आजाद हो गए, मैं तो ये कहूंगा मुल्क तकसीम हो गया, उस वक्त इंदिरा आनंद से और पृथ्वीराज कपूर ने मिलकर एक ड्रामा लिखा था गद्दार। कि कौन है, किसने गद्दारी की है, किसने चीजों को सामने रखा है, वो हकीकत को सामने लाने की कोशिश की और इसके भी 262 शो हुए। फिर आहुति एक ड्रामा इन्होंने लिखा। आहुति के साथ बहुत अच्छी चीज ये है कि आहुति ड्रामा जब लिखा गया तो ये जरा सा थोड़ी सी हिंदी मुश्किल हिंदी थी, तो इनके अदाकारों ने एक तरह से एहतजाज किया पृथ्वी थिएटर के कि ये जबान हम नहीं जानते हैं, हमें तो उर्दू रस्मुल खत में स्क्रिप्ट दीजिए तब हम खेल पाएंगे, वरना हम नहीं खेल पाएंगे। और मजबूरन फिर से उर्दू रस्मुल खत में दिया गया था और ये ड्रामा रामानंद सागर ने लिखा था और इंसान मर गया नॉवल से हम वाकिफ है कि उनका, सॉरी, लालचंद बिस्मिल पेशावरी ने यह ड्रामा लिखा था और इसके भी 339 शो हुए थे, 1949 में खेला गया था। फिर कलाकार एक ड्रामा जो है वो लिखा गया, जो रामानंद सागर ने लिखा और 1950 में खेला गया ये पहली बार, 157 शो हुए। फिर पैसा लिखा गया लालचंद बिस्मिल पेशावरी ने, और फिर किसान जिसे शील पृथ्वीराज कपूर ने मिलकर लिखा और इसके भी बहुत सारे शोज हुए। ये थिएटर 1960 के आसपास आते आते बंद हो गया। लेकिन पृथ्वीराज कपूर का मामला ये था कि इनके लिए ये कहा जाता था कि ये फिल्मों में कमाते थे और थिएटर में गंवाते थे। इनके पहले ड्रामे में ही जब खेला तो बहुत नाकाम रहा वो ड्रामा और बहुत नुकसान हुआ इनको। उस नुकसान की भरपाई के लिए इन्हें कर्ज लेना पड़ा, अपनी बीवी के जेवर तक को बेचने के लिए। और राज कपूर ने जब इनकी मदद करने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया उनकी मदद लेने से। और राज कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, ये तमाम लोग इन थिएटर से ही तबीयत याफ्ता है और यही से फिल्मों की तरफ वो गए हैं, जो उनका नाम है। तो पृथ्वी थिएटर, आज भी पृथ्वी थिएटर के नाम से बंबई में जुहू में एक थिएटर ऑडिटोरियम मौजूद है जहां थिएटर को फरोग दिया जा रहा है, जहां पर काम किया जा रहा है। और उनकी पोती जो है वो देख रही है
है इसको। तो गोया कृषि थिएटर का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इस पर बहुत तफसील से बात करने की जरूरत है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं इसे आगे बढ़ रहा हूँ कि कृषि थिएटर का ये कंट्रीब्यूशन है। उसी तरह से हिंदुस्तानी थिएटर है जो 1954 में कायम हुआ, जो कुत्सिया जैदी साहबा ने कायम किया था, और हबीब तनवीर और मुनिका तनवीर मिलकर के उसमें काम करती थी, और बहुत से ड्रामे जो गैर मुल्की ड्रामे भी थे उसका तर्जुमा इस थिएटर के जरिए पेश किया गया। और हबीब तनवीर को एक तरह से शनाख्त इसी थिएटर से मिली, और इन्होंने आगरा बाजार पहले पहली हाथ खेला था, फिर दूध का गिलास, चांदी का चमचा, या लाला शोहरत राय, या हर मौसम का फूल, आग की गेंद, मिट्टी की गाड़ी, ये तमाम ड्रामे इन्होंने यहाँ पेश किए कुत्सिया जैदी के इस थिएटर में। लेकिन इसी जमाने में वो राडा रॉयल थिएटर अकेडमी, रॉयल ड्रामेटिक अकेडमी जो वहाँ गए थिएटर पढ़ने के लिए, और वहाँ एक साल से उन्होंने वहाँ तालीम हासिल की। उसके बाद जो कुछ प्रैक्टिस दिखाया जाता था वहाँ उन्होंने बेस्ट के ड्रामे देखे, और वो जब देखा तो उनको लगा कि भाई ये तो हम हिंदुस्तान में मौजूद है, हमारे यहाँ चीजें। यानी ब्रेक की एक थ्योरी है जिसको थ्योरी ऑफ एलिनेशन कहते हैं। यानी एक जो कल बात मैं कर रहा था कि अदाकार भी होता है और किरदार भी होता है। तो एलिनेशन का मतलब कि आप किरदार से बाहर निकलते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं। कि जैसे अब ये है कि आपसे कोई बात कही कि अरे क्या बताऊं, वहां मैं जब गया तो इतने सारे लोग मौजूद थे और इतना ये था वहां, क्या बताऊं इतना बड़ा मामला था, और वहां तो आंखें खैरा हो जाती थी, वहां लोग मुझे इतना प्यार करने लगे, वहां लोग मुझे इतना पसंद करने लगे, और ऐसा हुआ वैसा हुआ। और ऑडियंस को, और अचानक वो अपने किरदार से बाहर निकलता है और कहता है कि देखा कैसा बेवकूफ बनाया। तो ये जो कह रहा है कि देखा कैसा बेवकूफ बनाया, ये उस किरदार से बाहर निकल के कहा, तो इसको एलिनिएट करना कहते हैं, थ्योरी ऑफ एलिनिएशन। ये हमारे यहाँ जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि लोग थिएटर में पहले से मौजूद था कि पान खाते हुए हम किरदार अदा कर रहे हैं। या हमने देखा है कि लोक रवायतों में, लोग थिएटर में, कि अगर किसी ने 100 रुपये या 50 रुपया इनाम दिया तो उस इनाम को भी लिया, उसके बाद ड्रामे को छोड़ करके वो ऐलान करने लगे फलां साहब ने ये 100 रुपए दिए हैं या 50 रुपए दिए हैं, भगवान उसका भला करे, ईश्वर उसका भला करे, खुदा उसका भला करे, सब ये करे, और बच्चे जिए और ये करे। वो सब बोलने के बाद फिर से हम ड्रामा शुरू करते हैं। तो ये तो एलिनेशन है। तो हमारे यहाँ वो चीजें पहले से मौजूद थी, उन्होंने सिर्फ नाम दे दिया तो वो उनका हो गया, जबकि हमारे यहाँ चीजें मौजूद है। हबीब साहब को ये चीज समझ में आई और वो यहाँ आए और उन लोक कलाकारों के साथ उनको ला करके पहले तो कुत्सिया जैदी के थिएटर में पेश किया, लेकिन कुत्सिया जैदी को ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उसको छोड़ करके 1959 में अपना एक थिएटर ग्रुप नया थिएटर के नाम से कायम किया। हबीब तनवीर और मोनिका मिश्रा उनकी बाद में वाइफ हुई, उन्होंने मिलकर के ये थिएटर कायम किया। और नया थिएटर के कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो उसको भी उर्दू में हमने बहुत कम जगह दी है, क्योंकि उसको हमने ये कहा कि वो छत्तीसगढ़ी थिएटर है और वो लोग थिएटर करते हैं कि जैसे उनका ड्रामा चरणदास चोर है या गाँव का नाम ससुराल मोर नाम दामाद है, तो उसकी जबान को लेकर हमने कहा कि वो उर्दू नहीं है। लेकिन उनके ड्रामों को अगर हम देखें तो वो जो उर्दू उन्होंने लिखे हैं ड्रामे, वो दूसरे बहुत से हमारे जो सोकल ड्रामा निगार हैं उनके यहाँ वो जबान नहीं मिलती है। आगरा बाजार ड्रामा लिखा उन्होंने, मिर्जा शोहरत राय लिखा, मेरे बाद गालिब की शख्सियत और शायरी पर बहुत अहम ड्रामा लिखा, गांव का नाम ससुराल मोर नाम दामाचंद, राष्ट्र बहादुर कलारी, शाहजहांपुर की शांतिबाई, सोन सागर, हिरमा की अमर कहानी, देख रहे हैं नैन, एक औरत हिपेशिया थी। ये सब उर्दू के ड्रामे जो एक औरत हिपेशिया थी, उनका एक ड्रामा है देख रहे हैं नैन, खाली फिलोसफिकल ड्रामा है। देखिए क्या जबान लिखते हैं वो, और किस तरह की जबान लिखते हैं वो, जिसको हमने कहा कि वो उर्दू के ड्रामे नहीं लिखते या उर्दू का ड्रामा निगार नहीं है। कि देखिए देख रहे हैं नैन का एक मंजर है, मंजर 6, जो गुलामों का बाजार है, और उस बाजार में जो बेचने वाला है, गुलाम को बेचने वाला सौदागर है, वो किस जबान में बात कर रहा है और अपना सामान किस जबान में बेच रहा है, कि वो देखें जरा। कि पहला सौदागर कहता है, एक नौजवान को बेच रहा है वो, पहला सौदागर कहता है इस एक खातून को गुलाम है, उसको बेच रहा है, एक लड़की को बेच रहा है वो। एक नौजवान हसीना के दाम सिर्फ 300 रुपए, जन्नत की हूर, इंद्रलोक की अप्सरा, उम्र 16 साल, सीने की पैमाइश 28 इंच, कमर 15 इंच, कूल्हे 32 इंच, कद 4 फीट 11 इंच, टांगे 2 फीट 16 इंच। क्या गुफ्तार, क्या रफ्तार, क्या उठान, क्या मुस्कान। पैर देखिए तो हिरनी, नैन देखिए तो कमल, दांत देखिए तो हीरे, गर्दन देखिए तो खय्याम की सुराई, घुंघरियाले जुल्फ बिखर जाए तो सर से एड़ी तक घटा छा जाए। शेख जी देखे तो तकवा छोड़ गए, विश्वामित्र देखे तो समाधि से उठ जाए। 1000 रुपए में भी सस्ती है, लेकिन सिर्फ 300 लगा दिया, सिर्फ 300 रुपए। जरा गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, इस 5 फीट की 16 साल दोशीजा के सिर्फ 300 रुपए।
इंद्र की अप्सरा 300 में आपकी कनीज, हर काम में तेज, हर काम के लिए तैयार, हर काम में चाबुकदस्त, घर के कामों में पकाना, रांधना, झाड़ना, बहारना, लीपना, पोतना, हर काम में चाको चौबंद, बुआई, निंदाई, कटाई, मंजाई, खेती के हर काम में चुस्त चालाक, जरूरत हो तब लीजिए, जरूरत न हो तब भी लीजिए, दाश्ता आयत बकार। और दूसरा सौदागर जो है वो एक लौंडे को बेच रहा है, लड़के को बेच रहा है। देखिए क्या जबान लिखते हैं हबीब तमीर। इस लौंडे के 400 रुपए, आपके इस बाकमाल गुलाम के 400 रुपए, सांड किसी ताकत वाला ये नौजवान 400 रुपए जो वजन 4 घोड़े में खींच सके ये अकेला खींच ले जाए, जंजीरों से बांध दीजिए, एक घड़ी में तोड़कर बाहर निकल आए। चीते किसी कमर, शेर जैसा सीना, चूतरे सख्त भीची हुई मगर लोचदार, जैसे कटे तरबूज के 2 टुकड़े, जांघें जैसे फौलाद में ढले हुए सांचे, तलवार मारिए तो चूर चूर हो जाए, बाजू जैसे भीम की गदा, पंजा जैसे अली की तलवार, पैरों में तूफान का जोर, बिजली की सी तेजी, माथा चौड़ा जैसे कोई पवित्र शास्त्र, अबरू अर्जुन की कमान, आंखों में तलवारों की चमक, दांत जैसे खंजर आबदार, बाल जैसे अफ्रीका के घने जंगल, शाने जैसे दो पुरफिजा नीले, कान जैसे लाल त्रिभुवन लाल की जलेबियां, बिल्लोरी तराशे हुए होंठ जैसे संतरे की 2 काशें, 2 मजादाश्त, चाहे ये काम चाहे ले, चाहे वो काम ले, हर काम में ताक, हर अमल में उस्ताद। और एक जोड़े को बेचता है तो देखें क्या जबान है। एक जोड़ा है, ये जोड़ी मुलाहिजा कीजिए, 700 रुपए में जोड़ी, ऐसी तरहदार जोड़ी और कहीं नजर न आएगी। हुजूर नायाब बेमिसाल जोड़ी, एक बादल एक बिजली, चाहे बादल ले जाए चाहे बिजली खरीदे, चाहे बादल बिजली दोनों ले जाए, एक एक की कीमत 400 रुपए, दोनों की कीमत कुल 700 रुपए। ये लौंडा ये लौंडिया, एक बादल एक बिजली, एक एक 100 पर हावी, एक के लगा दिए 400, दोनों के लगा दिए 700, फिर हाथ ना आएगा ऐसा सौदा। ये वो माल नहीं जिसे कहते हैं शरफा के खानदान से इसका सिलसिला मिलता है, ये वो माल नहीं जिसे कहते हैं जंग के बाद सस्ता हाथ आ जाता है, ये वो गुलाम नहीं जिसे कहेंगे सिकंदर आजम के साथ यूनान से आए थे, अरबों के साथ अरब से आए थे, या ईरान तुरान मिस्र और तुर्की से आए थे। ये वो दास दासिया नहीं जिनके बारे में आप सुने के कभी इनके पुरखे शाही खानदान के रुकन थे और बुरा वक्त आने पर ये शहजादे शहजादियां गुलाम और कनीज बन गए। ये माल असली गुलाम नस्ल का माल है, बारूद पीढ़ियों 12 पीढ़ियों के गुलाम जिनका सिलसिला कुस्तुनतुनिया से अयोध्या तक फैला हुआ है। मजाल है कि किसी काम से कतराएं, मजाल है कि लात घूसे खाने से भी डरें, मजाल है कि मौत के कुएं में कूद जाने से दरेक करें। हुक्म पाएंगे तो शेर के दाने में हाथ डाल देंगे, दौड़ते दौड़ते घोड़ों के टापों के नीचे लेट जाएं और उफ न करें, हिमालय से छलांग लगा दें और शिकायत न करें। मालिक की तकलीफ से तड़प जाने वाले, अपने जान मालिक पर निसार करने वाले असली उल नस्ल गुलाम, सही उल नस्ल गुलाम, जिन्हें गुलामी करने के अलावा और कुछ नहीं आता, जिन्हें किसी का लोभ लालच छू नहीं गया। एक बादल एक बिजली, 700 रुपए की जोड़ी, देखिए सस्ता लगा दिया। ये जबान है हबीब तनवीर की। इस जबान को क्या कहेंगे? वो जो खयाम की सुराही है, वो जो कसूसुनिया से अयोध्या तक का मामला है, वो पूरी तहजीब हमारे सामने लाकर रख देते हैं। इस जबान को क्या कहेंगे कि ये उर्दू के ड्रामे नहीं है? इसके अलावा बहुत सी ऐसी मिसालें हैं मेरे बाद की या दूसरे ड्रामों की जो हबीब तनवीर ड्रामों से निकाले जा सकते हैं। तो हबीब तनवीर का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर भी अभी उस तरह से काम नहीं हुआ है कि उर्दू ड्रामे में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरह से काम किया उन्हें, उस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कंटेम्प्रेरी इस पर आते हैं कि कंटेम्प्रेरी दौर में जो ड्रामे हैं उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने बहुत काम किया है। जैसे नेशनल स्कूल ड्रामा है, संगीत नाटक एकेडमी है, एशियन थिएटर है, नेशनल स्कूल ड्रामा रिपर्टरी है, या भारतीय भारतेंदु नाट्य एकेडमी है। तमाम एकेडमी के आपको लग रहा होगा कि ये तो वो सरकारी है जहाँ नेशनल ड्रामा हो या नेशनल ड्रामा रिपर्टरी हो या भारतेंदु नाट्य एकेडमी हो। इनका उर्दू ड्रामे में कंट्रीब्यूशन ये है कि ये जो कोर्स पढ़ाते हैं उसमें उर्दू ड्रामा शामिल है और डिक्शन के लिए बाकायदा उर्दू वाले जाते हैं वहां पढ़ाने के लिए।
और उर्दू ड्रामे अगर पेश न करें तो इनको डिग्री तक न मिले। ये जितने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं उन फेस्टिवल में अगर 50 ड्रामे हैं तो कम से कम 5, 7, 10 उर्दू के ड्रामे होते हैं। और उर्दू के ड्रामे इस तरह होते हैं कि ये सिलेक्शन करते हैं, ये अपने पास ड्रामे बुलाते हैं, वो ज्यादातर रिकॉर्डेड सीडी की शक्ल में होती है। हम उर्दू ड्रामे पेश करने वाले के पास इतनी सहूलियत नहीं होती है कि उसे हम अच्छी क्वालिटी से रिकॉर्ड कर सके, तो बहुत सारे लोग तो उससे पहले ही बाहर हो जाते हैं। और जो लोग अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करते हैं वहां भेजते हैं, उनमें से सिलेक्शन होता है। समाज में उर्दू ड्रामे पेश किए जा रहे हैं, में से उन बड़े फेस्टिवलों में शामिल हो रहा है। हिंदुस्तान का कोई भी एक फेस्टिवल नहीं है आप दिखा सकते हैं जहां उर्दू के ड्रामे न पेश किए जाते हो। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उर्दू ड्रामे खेले ही नहीं जा रहे हैं। उर्दू ड्रामे है तो ये है कि हम तनकीद निगारों ने हम आते हैं, तनकीद लिखते हैं, उन्होंने हॉल में जाकर हम सिर्फ शर्म मवाद पर यकीन रखते हैं। और बहुत से ऐसे थिएटर नाक़िदीन हैं जिनके तनकीद को पढ़ने तो ऐसा किसी एक ड्रामे का हवाला नहीं मिलेगा जिस पर उससे पहले न लिखा गया हो। यानी जो लिखा गया है किताब पढ़ करके हम किताबें लिख रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लगा है कि ड्रामे खेले नहीं जा रहे हैं। हम उर्दू रस्म खत जानने वाले को देखते हैं, असल जो रहे हैं रस्म खत में बहुत कम ड्रामे शाये रस्म खत में शाये हो रहे हैं। मैं दिवाली रस्म खत इसलिए कह रहा हूँ कि वो सिर्फ लिपि बदलते हैं, उसकी रस्म खत बदलते हैं, उसका जबान वही उर्दू होती है। सुरेंद्र वर्मा के ड्रामे को देख लीजिए, छोटे सैयद बड़े सैयद, कहते हैं ड्रामा है, दिमाग बस्ती दिल की बस्ती है कहाँ है कहाँ, या ऐसे बहुत से ड्रामा निगार हैं जो देवनागरी रस्म खत में इसलिए जा सकते बहुत अदाकार उर्दू रस्म खत जानने वाले हैं। तो अब जो है रस्मुल खत देखते हैं, हमें लगता है कि किस तरह उर्दू ड्रामे कितनी तादाद में पेश किए जा रहे हैं, कितने खेले जा रहे हैं। दिल्ली उर्दू अकेडमी गुज़िश्ता 32 वर्षों से उर्दू ड्रामा फेस्टिवल करती है, महाराष्ट्र अकेडमी करती है, बंगाल उर्दू अकेडमी करती है, दूसरे बहुत सारी अकेडमीज है। राजस्थान ने कई बार ड्रामे खेल पेश करवाए हैं। दूसरे जितने स्टेट अकेडमी है वो अपने रियासतों में ड्रामे पेश करवाते हैं। वो कौन सी किस ड्रामे पेश करवाते हैं? उर्दू के ड्रामे हैं वो। आराम में जाए, मालेगांव, भिवंडी, उन जगहों पर आप देखें कि वर्मा है वो बहुत अच्छे हैं, उर्दू ड्रामे खेले जा रहे हैं वहां। वो उर्दू ड्रामा फेस्टिवल करवाते हैं, वहां बहुत से ऐसे लोग पहले भी रहे हैं जिन्होंने उर्दू ड्रामे और बहुत से मजमूए वहां, खुद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उर्दू ड्रामे के बजा इस तरह से बहुत से ऐसे लोग या है, ये आवाज नहीं आ रही है काजिम भाई। आज है क्या हो कुछ आवाज नहीं आ रही है आपकी, इमेज भी नहीं आ रही। आप तक हमारी आवाज आ रही है? हेलो। आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? अच्छा,
गालिबन सर का नेटवर्क चला गया है, आवाज नहीं आ रही है। सर हो सकता है कि 1-2 मिनट में दोबारा ज्वाइन कर लें। हाँ, आ गए। आप म्यूट हैं काजिम भाई। आई आवाज? हाँ, अब आ रही है। अब कंप्यूटर से ज्वाइन किया मैंने। जी जी जी, थोड़ा और नजदीक आ जाइए जी, ठीक तस्वीर है। साफ नहीं आती है शायद। जी जी, कोई बात नहीं, मजबूरी है। चलिए, खैर, तो मामला वो है कि वो ये जो तंजीमें हैं, ये जो सरकारी तंजीमें हैं, इनके यहाँ इनको भी अगर हम देखें तो ड्रामे और एक्चुअल उर्दू ड्रामे का जो मामला है, वो अमेच्योर थिएटर जो है वो असल ड्रामे कर रहे हैं। क्योंकि जो सरकारी तंजीमें हैं, या नेशनल ड्रामा हो या दूसरी और तंजीमें हो, वहां चूंकि पैसे हैं तो बड़ा सेट तैयार कर देते हैं, बड़ा प्रॉपर्टीज ये कर देते हैं, उनको अदाकार बड़े माहिर मिल जाते हैं, लेकिन वहां से थीम गायब हो गया। असल जो ड्रामा है वहां अब धड़क भड़क बहुत है, 200-300 लाइटें इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन असल ड्रामा जो है वो वहां से कम होता जा रहा। तो असल अमेच्योर थिएटर ग्रुप्स बहुत सारे हैं जो हर रियासत में है, कमोबेश हर। फिर आपका नेटवर्क चला गया। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी। नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। आज जो है ना, पता नहीं इख्तितामी क्या हो गया कलमात अदा कर नेटवर्क। दीजिए। चलो। जी। हाँ, ये तो मामला ये है कि जो एमेच्योर ग्रुप है वो एक्चुअली थिएटर की खिदमत कर रहे हैं, और मौजूदा दौर में बहुत से ऐसे ड्रामा निगार हैं जो हमारी आज की फीलिंग को पेश कर रहे हैं, और उसमें अदब भी है। मिसाल के तौर पर एक ड्रामा है गैर जरूरी लोग। उस ड्रामे की इब्तदा देखिए कि एक ड्रामा निगार कैसे करते हैं। गैर जरूरी लोग जो हैं वो मंटो के बहुत सारे किरदारों पर मबनी है, अलग अलग कहानियों में जो किरदार है उस पर मबनी है, और मंटो की फिक्र को पेश करने की कोशिश की गई है। ड्रामा शुरू होता है मंटो का, और उनका वारिस है हामिद जलाल। तो हामिद जलाल बात करता है, और वो देखें कैसे आज के दौर को और मंटो को रिलेट करता है। वो उनका मकालमा देखें कि हामिद जलाल ये कहता है कि हकीकत तो ये है कि सोचना भी एक नौकरी है। नहीं, हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि आप लोग अभी क्या सोच रहे हैं, यही ना कि मैं यहाँ स्पॉट लाइट के नीचे और आपके सामने बुत बना क्यों खड़ा हूं, कुछ करता क्यों नहीं। दरअसल मैं कुछ सोच रहा हूं। हकीकत तो यह है कि सोचना भी एक नौकरी है जो बगैर किसी सिफारिश के हाथ लग जाती है, और हम में से कई तो जिंदगी भर सिर्फ यही नौकरी करते रहते हैं, तब तक जब तक के सांस ना उखड़ जाए। ऐसे लोगों का डेथ सर्टिफिकेट तैयार करने में भी किसी को कोई परेशानी नहीं होती, न डॉक्टर को, न पुलिस को, न रिश्तेदारों को, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ वाले कॉलम में एक पूरा जुमला भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉज ऑफ डेथ बस सोचना। जरा ठहरे, शायद मैं बहक गया। मैं तो ये बताने जा रहा था कि इस वक्त मेरे दिमाग में कैसी खलबली मची हुई है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि कलम और जिंदगी की आपस में अनबन क्यों रहती है, और इस कशमकश में किसी एक की कुर्बानी क्यों जरूरी हो जाया करती है। एक मिनट, मैं शायद फिर बहक गया। आप मंटो को तो जानते हैं ना? हाँ हाँ, वही मंटो, सादत हसन मंटो। दुनिया का शायद एक लौता कहानीकार जिसने दम तोड़ा तो विस्की के कतरों के साथ, और दुनिया का शायद अकेला वो कहानीकार होगा जो कयामत के रोज भी खुदा के सामने झूमता झामता पहुंचेगा।
उसी मंटो के बारे में लोग कहते हैं कि वो मर गया तो ये उसका अपना कसूर था, बहुत पीता था तो मर गया। लेकिन लोग जानते समझते हुए भी ये नहीं कहते कि जब कलम और जिंदगी आपस में गुत्थम गुत्था होती है तो कुर्बानी के लिए किसी एक को चुनना ही पड़ता है। सादत हसन मंटो ने 42 साल 8 महीने और 6 दिन तक दुनिया और दुनिया वालों को मुसलसल आजमाने के बाद कुर्बानी देने के लिए चुना तो अपनी जिंदगी को। मैं हामिद जलाल उस मंटो का अदबी वारिस हूं। अदबी वारिस इसलिए कि विरासत में देने को उसके पास कुछ नहीं था सवाए खल्लाशी और पागलपन के। मेरा बचपन उनकी गोद में गुजरा। वो अक्सर मुझे एक कहानी सुनाया करते थे। कहानी कुछ यूं थी, किसी शहर में या शायद किसी गांव में एक आदमी ने एक सांप पाल लिया। देखें जरा इसको गौर से सुनिए। एक आदमी ने एक सांप पाल लिया, बहुत जहरीला सांप। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके जानने पहचानने वाले एक एक आदमी ने उसे मना किया कि वो अपनी इस हरकत से बाज आए। भला सांप भी कभी पालतू हुआ है? लेकिन उस शख्स ने किसी की न सुनी और वो सांप उसी के घर के अंदर पलता रहा। उस सांप की वजह से दुनिया पहले उस आदमी से अजनबी हुई, फिर उसकी दुश्मन बन गई। तब भी वो शख्स बाज नहीं आया और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। सांप ने उस आदमी को डस लिया और अपना सारा जहर उसकी रगों में उतार दिया, कतरा कतरा। उस आदमी को मरना था, वो मर गया। लेकिन अपनी सांस टूटने से पहले उसने सांप को पकड़ा और उसका फन अपनी दांतों तले चबा डाला। कच कच कच। मगर वो सांप आज भी डसता है। आज भी जब कोई कलम उठाता है तो उसका जहर जिंदा होने लगता है। जानते हैं, हमारा लिखा हुआ हर एक हर्फ कागज पर उस तरह साकित पड़ा हुआ है जिस तरह कोई मुर्दा बच्चा। और ये शायद उस वक्त तक बेजान पड़ा रहेगा जब तक मौजे तोबा टेक सिंह, जिला होशियारपुर, सूबा पंजाब, मुल्क नामालूम के बिशन सिंह को अपना घर नहीं मिला। ये है ड्रामा निगार। ये उस वक्त के वाकया को सामने रख करके किस तरह से आज की चीजों को, आज के समाज को, आज जो चीजें हमारे सामने हो रही है उसको पेश करता है, उसको सामने रखता है। मैं ये एक ड्रामा है और मौजूदा दौर का ही, उस सूपना का सपना। उस ड्रामे में को देखें कि ड्रामे की जबान पर अक्सर बहस ये करते हैं हम कि जबान कौन सी ये है। मैंने अर्ज किया था कि जबान प्लॉट को सामने रखकर पेश की जाती है, प्लॉट और किरदार को। अभी मैंने एक मकालमा उसी ड्रामा निगार का पढ़ा। ड्रामा निगार का नाम है शाहिद अनवर, कि जो मंटो के किरदारों के हवाले से मंटो पर ड्रामा लिख रहा है। और वही आवाज नहीं आ रही है। काजिम भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसमें वो अपना दखल चाहता है। मैं आखिर खत्म कर रहा हूं यहाँ, इसको कंक्लूड मैं इस पर करूंगा। आप बातें तो और थी और चीजें थी, ये कि वो एक वहाँ काल कोस गाड़ा जाता है। एक जमाने में ये हुआ है कि यहाँ अपनी हिस्ट्री को महफूज रखने के लिए एक डब्बे में बंद करके चीजों को जमीन में गाड़ दिया जाए, ताकि जब कभी 100-200 साल बाद खुदाई हो, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो बहुत सारी तारीख के नमूने हमें मिले। वैसे ही कोशिश की गई थी अभी 20वीं सदी में, 20वीं सदी में। तो उसमें एक इंटरफेयर करता है एक कि नहीं, हमारा भी होना चाहिए, हम गरीबों का भी उसमें होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी तो इस जमाने में जी रहे हैं। तो सिर्फ अमीरों के बारे में ही जमाना क्यों सोचेगा बाद में हिस्ट्री में? उन गरीबों के बारे में भी तो होगा। उन जिन्होंने बाल काटा उसको भी तो ये रहेगा, जिन्होंने सफाई की वो भी तो रहेगा तारीख में। और उसके साथ ये होता है कि पूरी साजिश की जाती है और उसको एक तरह से कि आखिरी ये है कि मौत की सजा सुनाई जा रही है। और किस तरह से पूरा आज का माहौल, पूरी आज की चीजें सामने आती है कि आप देखिए ड्रामा निगार कहता है और जबान के हवाले से एक तरफ जो है सिपाही है, सिपाही
और दारोगा बात कर रहा है आपस में। सिपाही पूछता है हो गया? अरे हो गया। दारोगा झुंझला कर कहता है अरे क्या टेप रिकॉर्डर की तरह बज रहे हो, कोई रेप केस है कि चोली सलवार को सील बंद किया और बस केस खत्म? अरे सूली पर चढ़ाने से पहले फंदा तैयार करना पड़ता है, फिर उसको कसना पड़ता है एकदम टाइट। सिपाही कहता है समझ गया। क्या समझ गए? यही कि गोली मारने से पहले चिल्लाना पड़ता है बचाओ बचाओ बचाओ। गोली मारने से पहले चिल्लाना पड़ता है बचाओ बचाओ बचाओ। दारोगा हाँ। सिपाही फिर पूछता है कि लेकिन एगो बात समझ में नहीं आई। क्या? आखिर बाबू साहब जैसे लोगों को क्या जरूरत पड़ गई इस ई मरियल का इतना बंदोबस्त करने की? दारोगा पूछता है रिजर्वेशन से आए हो क्या? और नहीं सर, एकदम प्रॉपर है। फिर काहे नहीं समझते? फंदे के लिए एगो गर्दन चाहिए कि नहीं? तभी जेलर आता है और जेलर पढ़ता है जो स्टेटमेंट लिखा है उस मुजरिम जिसको बनाया गया है, मुजरिम की तरफ से, मुलजिम की तरफ से, कि हम 7 बरस से नक्सलाइट पार्टी में है। रसीदपुर के बाबू साहब और बेलाचक के मंगला सिंह को हमने ही मारा। मंगला सिंह के साथ उनके घर के 4 और लोगों के कत्ल में भी हमारा ही हाथ है। इस कांड में हमारे साथ 12 लोग और थे। मंगला सिंह के कत्ल के बाद चौराहों वाले बाबू साहब के कत्ल का प्लान भी हमने ही बनाया था। उनके घर में हम औरत और बच्चा को भी नहीं छोड़ते। बाबू साहब से हमारी पुरानी दुश्मनी थी। फिर जोर से आवाज लगाता है माधव सिंह। बाहर से आवाज आती है जी हुजूर, ले आओ। और वो सुपना जो कैरेक्टर है उसको लेकर के आता है और जेलर कहता है ले इस पर अपना नाम लिख दे। सुपना कहता है का है ये? अरे तेरी काली करतूत का चिट्ठा है बेटा, ले अपना नाम लिख यहां नीचे। मगर हमको तो अपना नाम लिखना नहीं आता। क्यों? नक्सलाइट सबने नाम लिखना नहीं सिखाया। बिना नाम लिखे ही क्रांति करेगा साला। चल अंगूठा लगा यहां नीचे। और वो अंगूठा लगाता है और कहता है जा अब ले जा इसको। अरे सुन, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश वाइश भी है का? वो सर हिलाता कि नहीं। जा ठीक है। तभी वो अपने एक गांव के जवारी को देखता है, सलाही राम को, और वो कहता है अरे सलाही काका। जेलर से कहता है कि आप हमारी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहे थे ना? हाँ बोल, जल्दी बोल। ये हमरे जवारी हैं, हमरे गांव से आए हैं, इनका साथे को बीड़ी पी ले। जेलर अरे मरने से पहले लोग भगवान का नाम लेते हैं, इस साला बीड़ी पिएगा, जा पी ले। और सुपना आप सलाही से जो बात करता है वो देखें 3 बातें हैं, उसको क्या मीनिंगफुल बात है वो देखें आप। जानते हो काका, ये घड़ी हमको क्या याद आ रहा है? बनारसी का कुतबा याद आ रहा है। जब हम लोग बिकता बिकता भर के थे तो कैसे एक ही पूछी में टीन बांध के दौड़ाते, इधर उधर यहाँ वहां, वो दौड़ता रहता और टीनुआ बजता रहता, खड़ड़ खड़ड़ खड़े खड़ा। हम लू लगा लू करके वो को दौड़ाते रहते। दौड़ते दौड़ते वो की जबान इतना बाहर निकल आती कि हम सब डर जाते, लगता कि अब मरेगा कि तब मरा। मगर ये तो वो के लिए भी एक खेल था ना। हम वो के साथ इतना जुल्म करते फिर भी वो हमको काटता नहीं। और कीजिएगा, हम वो के साथ इतना जुल्म करते फिर भी वो हमको काटता नहीं, हम पर भोंकता भी नहीं। यह लिए बनरसिया ने कुतवा को एक दिन जहर दे दिया कि ससुरा न जब काटता है न भोंकता है तो कुत्ता की जोनी में जन्म लेकर क्या करे। हमको ये घड़ी बेहया का पौधा याद आ रहा है। बेहया एक ऐसा पौधा होता है, इसमें ही उसकी तफसील है। हमको ये घड़ी बेहया का पौधा याद आ रहा है, जेको कहीं भी कैसे भी फेंक दो उग आता है। पानी दो ना दो वो लहलहा जाएगा, मोरी किनारे डाल दो तब भी बढ़ जाता है, पेशाब पखाना का पानी पी पी के।
मगर जब ओका पत्ता उंगलियां से मसलोगे तो उसमें से दूध निकलता है, दूध। हमको अपनी माँ याद आ रही है। कोई भी बुलावे आ जाता तो रात बिरात भी निकल जाती। सांप बिच्छू से को डर लगता न भूत पिशाच से, मगर बिछुतिया देखते ही, बिछुतिया चिपकली, बिछुतिया देखते ही चिल्लाने लगती, रे सुपनवा, रे सुपनवा, रे बचा रे, बचा रे। हम दौड़े दौड़े पहुंचते और बिछुतिया को दुम से पकड़ के माए पर फेंक देते और माए झाड़ू लेकर हमको धकेल देती। आखिर हमारा कसूर का था? यही ना कि हम भी एगो सपना देखा था कि हम भी अपना कालकोष गाड़ेंगे, लोग बात को बताएंगे कि सुवर्ण युग में खाली बाबू साहब लोग नहीं रहते हैं, हम भी थे। मगर का हसर किया ससुरवा ने सपनवा का। खैर, हमरा हसर जो हुआ सो हुआ, मगर हम एगो बात जान गए हैं कि ई बाबू साहब लोग हमरे सपने से भी डरते हैं। और ई बात हमको तब समझ में आई जब समय खत्म हुआ। ये जो ड्रामा निगार है, जो ये मौजूदा बिल्कुल ड्रामा निगार है, 21वीं सदी के ड्रामा निगारों की निगार है, ये जो ड्रामे हैं, उर्दू के ड्रामे, और ये जो पूरी तारीख हमारे सामने आती है, हमारा समाज ड्रामों में दिखाई देता है, उन ड्रामों तक हमें पहुंचना चाहिए, उन फेस्टिवल तक हमें पहुंचना चाहिए। और उन ड्रामा निगार जो लोग इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, इस तरह से अमेच्योर थिएटर जिसके पास बहुत सहूलत नहीं है, वो आपको भिवंडी में मिल जाएंगे, वो आपको शोलापुर में मिल जाएंगे, वो आपको बंगाल के बहुत सारी छोटी छोटी जगहों पे मिल जाएंगे, यहाँ दिल्ली में मिल जाएंगे, आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में बहुत सी और जगहों पर मिल जाएंगे, बिहार में मिल जाएंगे। ये लोग एक्चुअली उर्दू थिएटर कर रहे हैं और उर्दू थिएटर जिंदा है और अपनी पूरी तवानाई के साथ जिंदा है। ये और बात है कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनके साथ जो मजबूरी है कि हमारे पास उर्दू जानने वाले अदाकार नहीं है, हिदायतकार नहीं है, कि जिसकी वजह से वो हम खालिश उर्दू जबान में उर्दू लोगों वालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये पूरी एक तारीख आप एक हमारे सामने बहुत मजबूत तारीख है, बहुत तवील तारीख है। और ये हिंदुस्तानी ड्रामे या उर्दू ड्रामे इब्तदाई आप देख ले लेंगे आज़ादी के ज़माने को या उसके बाद के ज़माने को, तो हिंदुस्तानी ड्रामे की पहचान ही ये उर्दू ड्रामे थे, या ड्रामे की जब इब्तदा हुई तो उर्दू ड्रामे ही थे। बाद में भारतेंदु और ये लोग लेकर आए, हिंदी ड्रामे आए, जो बाद में अब बड़ी एक इमारत खड़ी है और बड़ी एक शानदार इमारत हिंदी ड्रामों की भी खड़ी है। तो हिंदी उर्दू के ड्रामे एक तरह से मुश्तरका ड्रामे है, मुश्तरका तहजीब है, जो देवनागरी रस्म खत में हमारे उर्दू के ड्रामे भी है, जिसे हम हिंदुस्तानी ड्रामे भी कहते हैं, लेकिन हम उस तक पहचान नहीं पा रहे हैं। उसको हम लिपि में लिखा हुआ इसलिए हम उसको हिंदी ड्रामा मान ले रहे हैं। बाज़ औक़ात तो कई फेस्टिवल में ऐसा देखने को मिला, ये ऐलान किया गया जहाँ के अमानत सिंह लखनवी का ड्रामा हिंदी ड्रामा इंदर सभा प्रस्तुत किया जा रहा है और हबीब साहब उस वक्त हयात से थे, वो खड़े हो गए थे कि इसको दुरुस्त कीजिए, अमानत लखनवी है, अमानत सिंह लखनवी नहीं है, और यह हिंदी ड्रामा नहीं बल्कि उर्दू ड्रामा है। तो अगर हम थिएटर तक जाएंगे नहीं तो हम हमारे ड्रामों के साथ, उर्दू ड्रामों के साथ वैसे ही चीज़ ये होगी और ख़ुद हम अपनी चीज़ों की शनाख्त नहीं कर पाएंगे। बहुत सी ऐसी हमारी चीज़ें हैं जिसे हमने भुला दिया है, जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम थिएटर तक जाएं, जो एक्चुअल ड्रामे हैं वो पढ़ें। हबीब साहब के ड्रामे हम लोगों ने एजुकेशन पब्लिशिंग हाउस से शाये करवाए, 3 ड्रामे, 3 नाटक, और उसके बाद दूसरी किताब लेकर के गए हबीब साहब का कि भाई इसे शाये कर दीजिए। उन्होंने कहा कि ना भैया हम इसे शाये नहीं कर सकते, पहले ही जो छापी है वो बिकी नहीं रही है, तो हम क्यों अपना पैसा लगाएंगे। तो हम खरीद भी उन ड्रामों तक ये भी पहुंचते भी नहीं है और खरीदते भी नहीं है, ना देखते हैं ना पढ़ते हैं असल ड्रामे। तो जरूरत इस बात की है कि हम उसको पढ़े भी और देखने भी हम जाएं। जरूरी नहीं है कि उर्दू ड्रामा ही हम देखें, अगर किसी भी जबान का ड्रामा आप देखेंगे तो कम्युनिकेट करता है और उससे हमें ड्रामे को समझने में मदद मिलती है, पहचानने में मदद मिलती है और उसके फरोख का भी रास्ता हमवार हम करते हैं। ये एक मुख्तसर, बहुत बीच में हमने कट कर दी, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम ये रही, वरना और थोड़ा सा वक्त मिलता हम लोगों को। बहुत मुख्तसरन एक तारीख ये हमारे सामने है और ड्रामे की सूरत हाल हमारे सामने है। अगर इस हवाले से कोई सवाल हो या मज़ीद वजाहत कुछ आप चाहते हो तो आप इस शक्ल में, सवाल की शक्ल में हमसे दरियाफ्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर फिरोज़ का शुक्रिया कि उन्होंने फिर मुझे मौका इनायत किया कि मैं ड्रामे के हवाले से आप लोगों के सामने अपनी टूटी फूटी ख्याल, अपनी गुफ्तगू रख सकूँ। बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं सर कि आपने अपना वक्त दिया तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रखकर। और अब तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स से गुजारिश है कि आप लोगों के जहन में अगर कोई सवाल है
तो मुख्तसर तौर पर, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है और नेटवर्क का कुछ ठिकाना नहीं है, तो सवाल आप लोग पूछें। आप म्यूट हैं मोहतशिम, शायद कुछ पूछना चाहते। अस्सलाम वालेकुम सर। ये सर कल का जो सवाल था वो जवाब हो नहीं पाया था सर। जी, ड्रामे में हकायक का अंसुर होता है, तो फिर इंद्र सभा में तो ऐसे किरदार है, इसी तरह ड्रामा ज़हाक में भी ऐसे किरदार हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और आपने कहा था कि ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, तो ये चीज़ें तो नहीं है फिर कि बिल्कुल। किताब में अभी जो हम लोगों ने शुरू किया था उस वक्त भी ये सवाल आया था। मेरे कहने का मतलब हकीकत से मतलब ये नहीं था कि वो जीता जागता आज के दौर का उठाया हुआ हो, कि मेरे कहने का मतलब ये था कि वो स्टेज पर पेश किया जा सके, जिसको आप देख सके कि हाँ ये सामने हो रहा है। तो और इधर सभा भी खेला गया है और आज भी खेला जा रहा है। मैं भी बता रहा हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ है, अभी परसों खत्म हुआ है वो फेस्टिवल। उसमें 3 दिन 4 दिन पहले इंद्र सभा स्टेज पर खेला गया है और ज़हाक भी खेला जा चुका है। तो मैंने रोबोट की मिसाल दी थी कल, वो हकीकत नहीं है, लेकिन उस पर RUR एक ड्रामा लिखा गया है और खेला गया है वो। तो आप उस हकीकत को बिल्कुल उस तरह से आप न लें कि आपको हम स्टेज पर पेश कर दें। आपको हम क्यों पेश करें? हम ऐसा किरदार पेश करेंगे जिसमें 10 लोग अपने आप की अपनी शनाख्त कर सके, वो कोई एक नहीं होगा। हम ऐसे समाज को पेश कर रहे हैं हम। और इंद्र सभा भी खेला गया है और खेला जा रहा है, और ज़हाक भी खेला गया और खेला जा सकता है। अभी बात ये की गई थी कि भेजा खाते हुए कैसे दिखाएंगे। हम खाना खाते हुए दिखा सकते हैं, तो भेजा खाते हुए प्लेट में क्यों नहीं दिखा सकते हम अब हमारे पास जो ऐसे टूल्स आ गए हैं कि हम भेजा की स्कल को हम दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? हम स्कल को दिखा सकते हैं, उसमें से भेजा निकाल के हम खाना वो भी लाइव दिखा सकते हैं हम, लेकिन हम गर्दन काटते हुए लाइव तो नहीं दिखा सकते, जो नहीं दिखाया गया। और उस ड्रामे में भेजा खाते हुए भी कहीं नहीं दिखाया गया है। तो इसका मतलब फिर सारी चीजें तो फिर इसमें शामिल हो जाएंगी, इस तरह देखेंगे तो जो दास्तान में जो स्टेज पर पेश किया जा सके। जैसे मैंने अभी मिसाल एक ये दी, गैर जरूरी सवाल मत कीजिए। आपको कितनी बार बताया गया? आपको हवा में उड़ता हुआ हम नहीं दिखा रहे हैं कि परी हमने दिखाया, तो परी को हमने हवा में उड़ता हुआ नहीं दिखाया, उसको जमीन पर दिखाया है ड्रामे में। देव को दिखाया है तो देव को उड़ करके जाते हुए नहीं दिखाया हमने स्टेज पर। देव को दिखाया कि वो अब जा रहा है, अब कैसे गया वो स्टेज के पीछे हो रहा है, वो शहजादे को लेकर के आया है स्टेज पर, बीच का हिस्सा तो नहीं दिखाया गया ना। तो हो सकता है ये ना कि आपको कहा कि आप जाइए बाजार से सामान ले आइए, यहां से आप बाहर गए और उसके बाद 10 मिनट के बाद सामान लेकर के आप आए, उस 10 मिनट में हमने दूसरा काम यहां किया। अगर उस 10 मिनट का वक्फा हम स्टेज पर नहीं दिखा रहे हैं तो वो गलत है। उस 10 मिनट में दूसरा काम अगर हम स्टेज पर नहीं दिखा रहे हैं तो आप गए और 10 मिनट कहां कैसे गुजर गया? वो 10 मिनट गुजरता हुआ तो दिखाएंगे हम ना, तो वो हम स्टेज पर दिखाएं। अगर वो 10 मिनट हम नहीं दिखा रहे हैं तो वो हकीकत नहीं दिखा रहे हैं हम। कहने का मतलब ये है, आपको हमने आप मान लिया बैठे हुए हैं मानू में, और आपको कहा कि आप जाइए टोली चौकी से सामान ले आइए, ये मेरी बाइक लेते हुए जाइए, और उसके बाद आप बाहर गए और फिर आ गए, तो आप टोली चौकी तो नहीं पहुंच सके ना। ठीक है, हम आधे घंटे के सफर को 5 मिनट दिखा सकते हैं, लेकिन वो 5 मिनट में दूसरा कोई काम तो स्टेज पर हम दिखाएंगे कि जिस बीच में आप गए और लेकर के आए। वो हकीकत की बात की मैंने उस हकीकत की बात नहीं की जिस हकीकत की तरफ आप ये कर रहे हैं। परी को हमने उड़ता हुआ नहीं दिखाया, परी उड़ती है तो आप कहेंगे परी तो आप दिखा रहे, उड़ता हुआ क्यों नहीं दिखा रहे? हम परी को स्टेज पर दिखा रहे कि वो रक्स कर रही है, वो सूरत की महफिल आरास्ता करे, उड़ते हुए नहीं दिखा रहे उसको हम। तो जो लिखा गया है वहां हम उस पर फोकस करें, क्या कहा आपके ख्यालों वाला फोकस ना करें। ड्रामे में वहां है जो है, वो जो लिखा हुआ है वो हो रहा है, क्यों नहीं दिखा सकते हम? देव को क्यों नहीं दिखा सकते? काला देव काला आदमी एक दिखा नहीं सकते हम देव। परी को हम पढ़ लगा हुआ नहीं दिखा सकते। आप आपके बच्चे देखिए कि स्कूलों के प्रोग्राम में जाते हैं या नहीं जाते, कपड़े का उस तरह ये करके कि हाँ वो भाई परी है, वो कबूतर है, वो परिंदे है, वो पेड़ है। तो आदमी तो पेड़ नहीं है, तो कैसे वो हकीकत नहीं है? वो फिक्स मत होइए उसको। ड्रामा में इमेजिनेशन की बात मैंने की थी, उसको ऑब्जर्वेशन के जरिए कि अच्छा पेड़ ऐसा होता है। आपने बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसको देखा नहीं है आपने, उसका नाम आते ही आप सिर्फ इमेजिनेशन में आपको आएगा कि अच्छा ऐसा होगा। चिरबुजा, हाँ आप मतलब ये बहुत से ऐसे फल हैं
जो हमारे यहाँ नहीं होते हैं, तो हमने नहीं देखा है। हम सेब का नाम लेते हैं तो हमको लाल ही नजर आता है, सब्ज क्यों नजर नहीं आता है। हम जब अमरूद का नाम लेते हैं तो हमारे अपने यहाँ का अमरूद नजर आता है, हमें 2 किलो का अमरूद तो नजर नहीं आता है, लेकिन होते हैं 2 किलो के अमरूद भी। तो आपने जो देखा है आप उसी तक रहते हैं, लेकिन हमें उसको बड़ा करना होगा। हम हर चीज अपने तजर्बे से नहीं ये करेंगे। ड्रामा निगार का अपना तजर्बा है, हिदायतकार का अपना तजर्बा है, अदाकार का अपना तजर्बा है। आपको हम ये कहते हैं ये गया और हमने देखा और आपकी नजर गई और आप मान लेते हैं कि हाँ वो चला गया, कहते हैं ना। तो ये तो है ना चीजें। तो आप उसको ये फिक्स नहीं होइए कि हम कैसे भेजा खाते हुए दिखाया ही नहीं गया ड्रामे में। कहा गया है कि वो भेजा उसकी खुराक है, हम ये क्यों खाता हुआ दिखाएंगे हम। और कोई सवाल है? जी नहीं सर, शुक्रिया। अजमल सर हाँ जी, सवाल नहीं है। सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। तबस्सुम आप पूछ लीजिए। सर जो अफसाने मतलब स्टेज पे नहीं, जो ड्रामे के तौर पे या मूवी के तौर पे दिखाए जाते अफसाने या नॉवेल, तो क्या वो भी ड्रामे के ज़मरे में शामिल होते जब वो करके दिखाया जाता? तो जब नहीं दिखाए अफसाने को स्टेज पर, ड्रामे तो उसको नहीं कहेंगे ना। अफसाना हो सकता है हम रीडिंग कर दें स्टेज पर, तो किसी चीज को पढ़ देना, जैसे हम शायरी पढ़ते हैं, मुशायरा पढ़ते हैं, तो उसको ड्रामा नहीं कहते हैं ना। तो सिर्फ स्टेज पर किसी चीज को पढ़ देना। मूवी के तौर पे, जी, जो मूवी के तौर पे या फिर मूवी तो ड्रामा या सीरियल के तौर नहीं है ना। मूवी तो सिनेमा हो गया ना। सिनेमा का अलग फॉर्म है, वो कैमरे की मदद चाहिए, उसमें आउटडोर शूटिंग चाहिए, उसमें एडिटिंग होती है, एडिटिंग नहीं होती है। तबस्सुम शायद आप ये पूछना चाहती हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कफन है, तो कफन को अगर ड्रामे के तौर पर स्टेज पर अगर पेश किया जाए तो वो अफसाना रहेगा या ड्रामा, ये तो नहीं पूछ रही हैं? जी सर। देखिए ऐसे ही एक अफसाना है, कफन नहीं, कफन भी है और दूसरे कई अफसाने हैं जिसको मद्देनजर रख के ड्रामा लिखा गया है। बहुत से ऐसे हैं जो उसको सामने रख के उसके थीम को ड्रामे की शक्ल में ढाला गया है। बहुत से नॉवेल को ड्रामे की शक्ल में ढाला गया है। तो नॉवेल अपनी जगह है, ड्रामा अपनी जगह है, उसी फॉर्म में नहीं पेश किया गया है उसको। अब एक फॉर्म अभी है कथा कोलाज का या कहानी के मंचन का, तो उस कहानी को एज इट इज नहीं होता, उसमें फिर एडिटिंग करते हैं, वो उसको पढ़ देते हैं या उसका किरदार अदा कर देते हैं, लेकिन वो कहानी का मंचन ही कहलाता है, वो ड्रामा नहीं है। ड्रामे के लिए अपने जो लवाजमात है वो अलग है उसके। और जब उसकी शक्ल, जैसे अफसाने को आपने ड्रामा लिख दिया तो वो ड्रामा हो गया, फिर अफसाना बाकी कहाँ रहा। जैसे एक कहानी है इसकी प्रेमचंद की, शतरंज की बाजी, ठीक है। तो प्रेमचंद ने कहानी लिखी शतरंज की बाजी, और हबीब तनवीर ने उसको ड्रामे की शक्ल दी और उसका नाम रखा शतरंज के मोहरे, और सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई उसी कहानी पर, शतरंज के खिलाड़ी। ये आपके लिए ही है ये मिसाल। आप देखिए, शतरंज की बाजी प्रेमचंद ने लिखी, उनका फोकस शतरंज के खेल पर था, इसलिए बाजी रखा उन्होंने। जब हबीब तनवीर उसको ड्रामे की शक्ल में ढालते हैं तो कहानी तो वही है, लेकिन उसका फोकस वो बदल देते हैं और उनका फोकस हो जाता है मोहरे पर, कि मोहरा कैसा चल रहा है, कौन क्या चल रहा है, पूरा ब्रिटिश हुकूमत को आप देखें और वो मोहरे क्या है, और तो मोहरा वहां फोकस में है। और जब सत्यजीत रे फिल्म बनाते हैं शतरंज के खिलाड़ी, भाई तीन ही चीज है ना, एक बिसात है, एक मोहरा है, एक खिलाड़ी है, तो वो उसको खिलाड़ी पर सारा फोकस शतरंज के सत्यजीत रे का है। तो तीनों के जो है, जो माखज है, जो असल मीनिंग है, वो बदल गए। कहानी तो वही है, लेकिन उसका नतीजा जो निकलता है वो बदल गया। और जब शतरंज के मोहरे ड्रामा लिखा गया तो उसमें बहुत सारी नई चीजों का इजाफा कर दिया गया, एज इट इज वही चीजें नहीं रही। और जब फिल्म बनी तो इन दोनों से अलग ये कर दिया गया, उसका पूरा पस मंजर बदल दिया गया, उसके पूरे पस मंजर तो वही है, उसका लोकेशन बदल दिया गया, उसको शूटिंग का अलग बदल दिया गया, उसके जो खिलाड़ी है उसमें खिलाड़ी को चुना गया, और किस तरह से आसपास की बहुत सारी चीजें शामिल कर दी गई उसमें, पूरा पस मंजर। तो अब वो कहानी नहीं रह गई, सिर्फ आप कहानी को पढ़िए, फिल्म देखिए और ड्रामा पढ़िए, ये तीन आपके सामने है, आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि क्या है। जी
जी अजीम कुछ पूछना चाहते हैं शायद। सर पूछना नहीं चाहिए, तबस्सुम के सवाल में जो उन्होंने कहा कि अफसाने को ड्रामे की शक्ल में पेश किया जाए, तो उसकी मिसाल मानू ड्रामा क्लब में जो है कि 2-3 साल पहले कृष्णचंद्र का जो अफसाना है जामुन का पेड़, उसको बाकायदा ओपन एयर थिएटर में जामुन गिराकर उसको ड्रामे की शक्ल में पेश किया गया था। तो उसको क्या कहेंगे, अफसाना कहेंगे या ड्रामा कहेंगे? उसमें कोई तब्दीली नहीं की थी आपने कहानी में? नहीं, कुछ नहीं जी सर, नहीं जामुन का पेड़ नहीं, उसमें जी सर जामुन का पेड़ है जो नरेशंस थे, बयानिया था, क्या उसको मुकालमे की शक्ल में नहीं तब्दील किया था आपने? किया गया था, मुकालमा था सर, किया गया था। नहीं, बयानिया को मुकालमा बना दिया सर, मुकालमे की शक्ल। यस सर, मुकालमे की शक्ल। उसको तो बदल दिया आपने ना, तब्दीली तो हो गई ना, या नहीं हुई? उसमें जी सर तब्दीली हुई ना, तो फिर तब्दीली तो होगी, तब ड्रामा तो बनाया आपने उसको। देखिए सर, वही बता रहे हैं कि अफसाना जो है जामुन का पेड़ अपनी जगह, जो कृष्णचंद्र ने जिस शक्ल में लिखा, लेकिन जब उसको स्टेज पर पेश किया गया तो ड्रामे की जो जरूरतें हैं उनका लिहाज रखते हुए उसमें मकालमे और दीगर चीजें शामिल की गई। तो जब पेश किया जा रहा है तो वहां वो ड्रामा हो गया और अफसाना भी अपनी असली सूरत में है। मेरे ख्याल से चीज वाज़ेह है। जी, आप तमाम का बेहद शुक्रिया और मैं खास तौर से प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब का शुक्रगुजार हूं कि आपने कल की क्लास में ड्रामे के फन से हमारे तलबा को और रिसर्च स्कॉलर्स को वाकिफ कराया, और आज उर्दू ड्रामे की रिवायत पर जो जाहिर है कि खासी वक़ी रिवायत है, और इस पर आपने इस 1 घंटे में जो अहम मोड़ हैं उर्दू ड्रामे के, राधा कन्हैया का किस्सा से लेकर और फिर बंगाल में ड्रामा, और उसके बाद से फिर पारसी थिएटर, उसके बाद से फिर तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में इफ्टा के बाद फिर आज़ादी के बाद उर्दू ड्रामे के सफ़र पर आपने मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज में रोशनी डाली, और फिर ड्रामे के फ़न में भी किस तरह की तब्दीलियाँ आई हैं इन तमाम से भी आपने वाकिफ़ कराया। इस मुफस्सल और तफसीली गुफ्तगू के लिए और मालूमाती गुफ्तगू के लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। शोबा उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से इस लेक्चर के में आपने जो पुरमग़ज़ अपना खिताब पेश किया उसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। बेहद शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने शिरकत की और सवाल पूछे और जो मेरी टोटी फूटी गुफ्तगू सुनी। बहुत शुक्रिया।